विधायक आदेश चौहान जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर आदेश जी। धन्यवाद पूजा जी। सबसे पहले आदेश जी, मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि सरकार की तरफ से क्या तैयारी की जा रही है। एक तरफ कोरोना की चुनौती से हम लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ ब्लैक फंगस की चुनौती है। सरकार के द्वारा लगातार तब से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग करके पूरे प्रदेश के अंदर सभी जगह स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कैसे दी जा सकती है, उसके लिए प्रयास किए गए हैं। और जगह जगह हम लोगों ने कोविड केयर सेंटर बहुत सारे बनाए हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल के अंदर जिनके वेंटिलेटर, आईसीयू की फैसिलिटी नहीं थी, वो प्रोवाइड कराई है। साथ के साथ जो शुरू में एक पैनिक क्रिएट हुआ था ऑक्सीजन को लेकर, आज हम कह सकते हैं कि हमारे पास सरप्लस ऑक्सीजन है। उत्तराखंड केवल अपने ही प्रदेश की जो आवश्यकता है उनको पूर्ति कर ही रहा है, साथ साथ आसपास के जिलों के अंदर, आसपास के प्रदेशों के अंदर भी हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई करने की आज स्थिति में है। और अभी जैसा आपने बताया ब्लैक फंगस को लेकर, और खासकर बच्चों के अंदर जिस तरह से संक्रमण की बात आ रही है सामने, उसको लेकर हमारे मुख्यमंत्री ने 3 दिन पहले सभी अधिकारियों को सबको निर्देशित कर दिया था। और स्वास्थ्य विभाग ने भी जो आवश्यक मेडिसिन है, जो कि सामान्यतः जिसकी सप्लाई नहीं होती, सामान्यतः वो प्रचलन में नहीं है, उन सारी मेडिसिनों के भी ऑर्डर्स देकर उन मेडिसिन को भी मंगा लिया है। अब उस तरह से कोई समस्या आने वाली नहीं है और सरकार पूरी तरह से इस चुनौती का सामना करने के लिए भी तैयार है। और हमारी सरकार के द्वारा जो सेकेंड वेव में शुरू से ही काम किए गए हैं, उसी का परिणाम है कि आज लगातार हमारे यहाँ संक्रमित लोगों की संख्या घटती जा रही है। और जो शुरू में एक तरह से मृत्यु हुई जिस तरह से लोगों की, तो उसके अंदर भी लगातार कमी आई है। आज हम काफी कंफर्टेबल स्थिति में हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति में है या फिर स्थितियां बहुत बेहतर हो चुकी हैं, लेकिन हाँ, राहत ज़रूर मामलों में देखी जा रही है। लेकिन आदेश जी, एक और बात समझना चाहूँगी आपसे, क्योंकि रानीपुर से आप विधायक हैं, वहाँ की जनता तमाम परेशानियों से जूझ रही है, उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप? क्योंकि खबरें ये भी आई थी कि आपने अपनी निधि से 1 करोड़ रुपए, जो विधायक निधि से सीएम तीरथ सिंह रावत की तरफ से आदेशित किया गया था, वो आपने जारी कर दिया है। किस तरीके से उसका क्या रोड मैप तैयार किया गया है, किस पर कितना खर्चा आएगा और क्या कुछ किया जा रहा है आपकी तरफ से? उस अपने यहाँ ज्वालापुर के अंदर एक सीएससी सेंटर है जी, और वहाँ पर डॉक्टरों की पर्याप्त संख्या है, पैरामेडिकल स्टाफ भी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन वहाँ कुछ इक्विपमेंट नहीं थे, जिसके कारण हम उसमें वो सुविधाएं नहीं दे पा रहे थे नागरिकों को जो वहाँ पर अपेक्षित थी। तो उसका मैंने खुद जाकर सर्वे किया मेरे साथ। फिर उसके बाद में सीडी और सीएमओ को भी बोला कि वहाँ पर जाकर उस अस्पताल की आवश्यकताओं की आप जानकारी लें। तो वहाँ पर हम 30 बेड का ऑक्सीजन सप्लाई का पूरा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जी। इसके साथ साथ वहाँ पर बाईपैक चल सके, वहाँ पर कंसंट्रेटर की व्यवस्था हो सके, वहाँ पर अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हो सके, वहाँ पर जो अपनी पैथोलॉजी लैब है वो प्रॉपर रूप से काम कर सके, वहाँ पर जो लेबर रूम है वो ढंग से हो सके, उसकी जो भी आवश्यकताएं थी। तो लगभग उस हॉस्पिटल के लिए मैंने 70 लाख रुपए दिए हैं। साथ ही साथ मेरे क्षेत्र के अंदर एक पीएससी भादराबाद है, उसका भी मैंने निरीक्षण किया, वहाँ की आवश्यकताओं को भी हमने देखा। और मैं आपको बताते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि भादराबाद के अंदर हम सीएससी की एक नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं 6 करोड़ की लागत से, जिसका बहुत जल्दी हम भूमि पूजन करके शुरुआत कराने वाले हैं। और नई बिल्डिंग सीएससी की बन जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पीएससी के अंदर बहुत पोटेंशियल है, काफी दबाव रहता है वहाँ मरीजों का, और वहाँ पर सारी सुविधाएं, लेकिन वो स्थान थोड़ा छोटा पड़ रहा था। तो उसके लिए भी हमने ग्राम सभा से लगभग 14 बीघे जमीन ली है और वहाँ पर हम नया सीएससी हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं लगभग 6 करोड़ की लागत से। और उसमें भी मैंने कहा कि आधुनिक सुविधाएं सबसे सुसज्जित वो अस्पताल हो। यदि उसके अंदर हम 6 करोड़ में भी कहीं कोई कमी पड़ेगी तो उस पैसे को भी मैं निधि से पूरा करके वहाँ पर सब फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा अपने यहाँ बहादुराबाद के अंदर 2 ऑलरेडी एम्बुलेंस हैं, ज्वालापुर के अंदर 2 एम्बुलेंस हैं, हमारे रोशनाबाद के अंदर भी एम्बुलेंस मौजूद है। तो
मैं समझता हूँ कि उस दृष्टि से काफी अच्छी स्थिति में, जिससे ज्यादा शहर के आसपास जो प्राइवेट अस्पताल है, ज्यादातर मेरी विधानसभा में है। इन पिछले 1-1.5 महीने के समय में इन अस्पतालों की भी जो समस्याएं थी उनको भी हमने दूर करने का प्रयास किया, क्योंकि वहां पर भी जो लोग एडमिट हो रहे थे, कम से कम वो अस्पताल उनको इलाज दे रहे थे, उनके जीवन की रक्षा कर रहे थे। तो उनकी भी जो आवश्यकताएं थी, किसी में गैस की दिक्कत थी, कहीं पर बेड उपलब्ध नहीं थे, कहीं पर वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं थे, तो हमने उनको वो भी दिलवाने का काम किया है प्रशासन के माध्यम से, ताकि वहां और ज्यादा लोगों को हम लोग सुविधाएं दे सके। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सैनिटेशन को लेकर हमने काम किया है, और हर गांव सभा के अंदर, मेरे यहाँ 6 ग्राम सभाएं हैं, 6 के अंदर मैंने एक टैंकर देने की बात की, जो आने वाले 1 हफ्ते वहां पर पहुंच जाएंगे। और उसके अलावा सफाई की दृष्टि से, स्वच्छता की दृष्टि से हर गांव के अंदर 2-2 रिक्शा कूड़ा उठाने की वो दी है। और सैनिटेशन के लिए हमारी केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने हर ग्राम सभा को पैसा दे दिया है, और एक दौर सब जगह सैनिटेशन का हो भी गया है। इसको और हम आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा पूरे क्षेत्र के अंदर आज भी मैं कह सकता हूं कि हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज भी लगभग जो है 12 जगह कैंप चल रहे हैं वैक्सीनेशन के जी। और इसके अलावा 2-3 जगह कैंप चल रहे हैं टेस्टिंग के। तो पूरे क्षेत्र के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र में भी, शहरी क्षेत्र में भी, BHL और शिवाजी नगर क्षेत्र में भी लगातार कैंप लगाकर लोगों का वैक्सीनेशन भी करा रहे हैं और लोगों की टेस्टिंग भी कर रहे हैं, ताकि जो लोग उसके अंदर पॉजिटिव आते हैं तो उनको हम पर्याप्त सुविधाएं दे सके, दवाई दे सके। और उनके घर घर तक हम लोगों ने जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा किट तैयार की गई वो पहुंचाने का काम किया है। हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी कर रहे हैं, हमारी पार्टी के वर्कर भी कर रहे हैं, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, सभासद हैं, वो लोग भी इस काम में लगे हुए हैं। व्यक्तिगत तौर पर जो कोरोना वॉलंटियर हैं, जिनको भी सब जगह सर्वे का काम दिया गया है, हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं, आशाएं हैं। लगभग कितने फीसदी आपके विधानसभा में लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है, और कितने प्रतिशत लोग वहां पर जो है संक्रमित पाए जा रहे हैं आदेश जी? संक्रमित व्यक्तियों का तो एक आंकड़ा कोई मेरे पास स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जो मैं टेस्टिंग कैंप में आज भी सुबह से मैं कृपाल नगर के टेस्टिंग कैंप पर गया हूँ, शिवाजी नगर के टेस्टिंग कैंप पर गया हूँ, कल भी जगजीतपुर और ज्वालापुर और सुभाषनगर के वैक्सीनेशन कैंप पर गया था। तो मैंने वहां पर देखा कि वैक्सीनेशन में आने वालों की संख्या कम है। हम लोग विभिन्न माध्यम से प्रचार भी कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि लगभग 80 से अबव% ज्यादा लोगों ने, 80% से ज्यादा लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन करा लिया है। और ये 45 से ऊपर वालों की मैं बात कर रहा हूँ। 18+ वालों के लिए हमने 5 दिन ज्वालापुर के अंदर कैंप चलाया, अभी भी हमारा चल रहा है। हैदराबाद में लगातार कैंप चल रहा है 18+ वालों के लिए, और डेली हम 300-400 लोगों का इधर वैक्सीनेशन करा रहे हैं। आगे हम और भी सेंटर बढ़ाएंगे जैसे जैसे वैक्सीन उपलब्ध होगी। तो ये 18 से 45 के बीच वालों में अभी कुछ कम हुआ है, उसको और बढ़ाने की आवश्यकता हम लोग। लेकिन आदेश जी, आपने कहा कि लगभग 80% जो 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं वैक्सीनेशन हो चुका है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर पूरे हरिद्वार की बात कर ली जाए, पूरे हरिद्वार में सिर्फ 22% लोगों का ही वैक्सीनेशन हो पाया है। आपने कहा कि आपके विधानसभा में 80% उन लोगों का हुआ है जो 45 साल से ज्यादा उम्र के हैं। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये है कि जब वैक्सीनेशन की रफ्तार इतनी धीमी है, तो फिर 80% आपको नहीं लगता वो कहीं ज्यादा है? पूजा जी, हम लोग भी और सरकार भी विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक करने का काम कर जी। अभी हमारी आशाएं और हमारी आंगनवाड़ी घर घर जाकर भी लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लेकिन लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं आ रहे। कल भी मैं जब ज्वालापुर के अंदर गया तो दोपहर तक वहां पर जो 23 लोगों ने केवल वैक्सीन लगाया था। स्टाफ वहाँ प्रचुर मात्रा में था, हमारे वॉलंटियर्स भी वहाँ खड़े हुए थे, लेकिन लोग आ नहीं रहे हैं। अभी हमने कल से प्लान किया है कि जो लोग नहीं आए, जो वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि विपक्षियों ने जिस तरह से शुरू में वैक्सीन को लेकर एक माहौल क्रिएट किया तो लोग डर रहे हैं। तो लेकिन अगर कोई वैक्सीनेशन कराना चाहता है तो उसके लिए कहीं वैक्सीन की दिक्कत नहीं है, उनके लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन भी उपलब्ध है, और हम जगह जगह कैंप भी लगा रहे हैं, लेकिन लोग नहीं आ रहे। अभी हमने क्या किया कि घर घर जाकर वैक्सीन लगाने का हमने आज से शुरू किया है, और जो लोग वहां पर नहीं पहुंचे उनको हम कोशिश करेंगे, उनको तैयार करेंगे, उनको समझाएंगे, उनके अंदर जो डर है उसको निकालने का प्रयास करेंगे।
और ये हमारी आंगनवाड़ी आशाएं भी इस काम को कर रही हैं। और उसके लिए तो थोड़ा लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, ताकि वैक्सीनेशन ज्यादातर लोगों का हो सके, उनका जीवन सुरक्षित हो सके, वो लोग स्वस्थ रहें, कोरोना की चपेट में न आए, इसलिए उनके लिए भी बहुत जरूरी है। तो मैं आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र के उन लोगों को जो 45 साल से ऊपर के हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आपके आसपास जहां भी वैक्सीनेशन हो रहा है, आप वहां पर जाइए, जाकर वैक्सीनेशन कराइए। ये आपके लिए, आपके जीवन की रक्षा के लिए है। ये सब लोगों से मैं आप लोगों के सामने विनती हूँ। लेकिन अभी अगर पूरे हरिद्वार की बात कर ली जाए विधायक जी, देखा जा रहा है कि ये जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसको देखते हुए, क्योंकि वैक्सीन की कमी हुई, ये खुद सरकारों की तरफ से स्वीकार किया गया कि वैक्सीन की कमी है। अब इस बीच 100 से अधिक सेंटर, एक दो नहीं बल्कि 100 से अधिक वैक्सीनेशन सेंटर अगर पूरे हरिद्वार में बंद हो जाते हैं तो फिर लोग कैसे पहुंचे वैक्सीनेशन सेंटर तक? जो वो 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग जिन्होंने पहली डोज तो ले ली है, लेकिन दूसरी डोज के लिए वो कैसे पहुंचे? जब पहुंचते हैं तो वैक्सीन खत्म हो जाती है, तमाम चीजें उन्हें झेलनी पड़ती है। कभी रजिस्ट्रेशन में बहुत जल्दी से उनको दूसरी डोज के लिए उनका नंबर नहीं आ पाता, और नंबर जैसे तैसे आता है तो फिर वो वहां पहुंचने के बाद उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इन सब परेशानियों से निजात उन्हें आखिर कब मिलेगा? मुझे ये लगता है कि अभी 45 से प्लस सालों की जो सेकंड डोज है, तो ज्यादातर लोगों की अभी ड्यू डेट नहीं आई है। जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसओपी जारी करके उसके जो समय सीमा है वो 84 दिन की है कि 84 दिन के बाद में सेकंड डोज लगेगी, अभी ज्यादातर लोग उसके दायरे में नहीं आए। कल भी मैं जहाँ जहाँ सेंटर पर गया वहाँ कुछ लोग आए थे, लेकिन किसी को 45 दिन हुए थे, किसी को 42 दिन हुए थे, किसी को 55 दिन हुए थे। तो क्योंकि वो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। और कल जो विशेषज्ञों ने भी बताया है, अखबार के माध्यम से भी वो समाचार आए हैं, कि उन्होंने भी ये माना है कि वैक्सीनेशन की सेकेंड डोज जो है वो 3 महीने के बाद लगेगी, तो वो ज्यादा प्रभावी होगी। तो मैं समझता हूँ जब वो समय आएगा तो उस समय सब लोगों को वैक्सीन उपलब्ध होगी। आज भी जितनी वैक्सीन सेंटरों पर उपलब्ध है उतने लोग वैक्सीनेशन के लिए नहीं आ रहे हैं। लेकिन आदेश जी, विपक्ष का तो यह आरोप है कि अभी तक सरकार यही तय नहीं कर पा रही है कि आखिर दूसरी डोज देनी कब है। कभी भी समय को कम कर दिया जाता है, कभी बढ़ा दिया जाता है। ये वैक्सीन की कमी को देखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है क्या? इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा नहीं है। क्या है कि कोरोना पिछले वर्ष आया और तब से पूरे वर्ल्ड के अंदर WHO के द्वारा, सभी देशों के द्वारा इस पर लगातार रिसर्च चल रही है। और रिसर्च में जैसे जैसे डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सरकार स्टेप ले रही है। उसके अंदर आपके एम्स के भी डॉक्टर संग ने, हमारे स्वास्थ्य विभाग, केंद्र सरकार के बहुत सारे विशेषज्ञ उसमें लगे हुए हैं। तो उनके द्वारा जो सजेशन दिए जाते हैं उसी को गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करती है। पहले बताया गया कि ये 3 महीने मतलब 42 से 55 दिन के बीच में लगनी चाहिए, ऐसा विशेषज्ञों ने बताया। WHO ने ऐसा बोला तो सरकार ने उसको फॉलो किया। अब उनका ही कल ही मैं टीवी में भी देख रहा था, अखबारों में पढ़ रहा था, कल ये बताया, अभी 2-3 दिन पहले ये बताया गया कि ये नहीं, इसको और अगर ज्यादा समय के बाद देंगे तो उसके अच्छे परिणाम आएंगे। तो सरकार ने फिर 3 महीने का उसमें समय निर्धारित किया, 84 दिन का लगभग समय निर्धारित किया है। तो मैं वो सरकार का निर्णय नहीं, वो इस सब चीज को समझने वाले लोग हैं। अब आप देख रहे होंगे जब शुरू में इस बार सेकेंड वेव शुरू हुई तो रेमडेसिविर के लिए इतनी हाई तोबा मची। उसके बाद लोगों ने कहना शुरू किया, विशेषज्ञों ने, कि रेमडेसिविर का जो रोल है वो एक सीमा तक है। यदि कोई आपका या संक्रमित व्यक्ति का CT स्कोर 12-13 तक है तो उसको रेमडेसिविर लगाने की से लाभ मिलेगा। और रेमडेसिविर के बहुत सारे ऑप्शन भी मौजूद थे, जो बड़े बड़े अस्पताल वाले लोग जो उसकी जगह पर यूज कर रहे थे उनकी कीमत भी कम थी। लेकिन इस तरह का एक पैनिक बना दिया गया और खासकर इसमें विपक्षियों ने उस चीज को ज्यादा हाईलाइट किया कि लोग रेमडेसिविर ये सोचते थे कि ये लग जाएगा तो जीवन बच जाएगा, जबकि रेमडेसिविर की 6 डोज लगने के बाद भी उस व्यक्ति की जान नहीं बची। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो उसको थोड़ा लोगों को समझना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ऐसे ही वैक्सीन को लेकर भी जो भ्रांतियां विपक्ष ने पैदा की है कि ये तो पानी है, किसी ने कहा कि कांग्रेस वालों ने कहा कि हम तो ये तो मोदी की वैक्सीन, इसको लगाएंगे नहीं। आप वालों ने कहा कि हमारे प्रदेश में वैक्सीन चलेगी नहीं। किसी ने कहा कि इसमें तो गंगा जल है, इसमें कुछ होने वाला नहीं। तो कुल मिलाकर इन लोगों ने जो देखिए, किसी ने कुछ भी कहा हो, लेकिन देश की जनता आगे आ रही है, आगे बढ़कर वैक्सीनेशन करवा रही है।
जी जी। उन्हें डॉक्टरों पर भरोसा है, वैज्ञानिकों पर भरोसा है, राजनेताओं पर भरोसा हो ना हो, लेकिन डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों को वो भगवान मान रहे हैं इस समय। लेकिन इन सबके बीच सवाल अब तीसरी लहर को लेकर है कि पहली लहर से शायद कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई जो दूसरी लहर में दिखाई दी, लेकिन अब पहली और दूसरी लहर से सबक लेते हुए तीसरी लहर की क्या तैयारी है, क्योंकि बच्चों के लिए यहाँ पर जान का खतरा है। अब बच्चों की समस्या को देखते हुए बच्चे अगर बीमार होंगे तो उनके साथ पेरेंट्स भी रहेंगे, उनके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं उत्तराखंड में? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है, सभी जिले के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि उसके लिए प्रचुर मात्रा में वेंटिलेटर और बच्चों के लिए जो आईसीयू और वेंटिलेटर की आवश्यकता है उसको सुनिश्चित करें उनकी पर्याप्त संख्या में। साथ ही साथ जो उनके पेरेंट्स होंगे उनके आइसोलेशन के लिए भी उनको आइसोलेट करना पड़ेगा, बच्चे को अलग रखना पड़ेगा, तो उसके अलग से हमने कोविड केयर सेंटर बनाए हैं। और हमारे जनपद के अंदर मैं कह सकता हूँ कि आज उसकी पर्याप्त संख्या है, क्योंकि सभी कोविड सेंटरों के अंदर पर्याप्त रूप से आज हमारे बेड खाली हैं। और ये अच्छा संकेत भी है कि कम लोग आए, कम लोग संक्रमित हो, ये अच्छी बात है। जो पैनिक पिछले अब से 20 दिन पहले था वो आज नहीं है, जिस तरह का माहौल पिछले 20 दिन पहले था वो आज नहीं है। और ये सरकार की उपलब्धि है कि हमने सब व्यवस्थाओं को बहुत जल्दी काबू में करने पर सफलता प्राप्त की। और तीसरी लहर के लिए पूरी सरकार की तैयारी है, कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। लेकिन लोगों को भी सचेत रहना पड़ेगा, जैसे सिम्टम्स आते हैं वो तुरंत अपने आसपास जो भी हॉस्पिटल हो, पीएचसी हो, सीएचसी हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, हमारे उन हॉस्पिटल में जाए और चिकित्सीय सलाह लें। सरकार ने ऑनलाइन भी प्रिस्क्रिप्शन की सुविधा प्रोवाइड की है, जिसके अंदर हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर लगाए हुए हैं। लोग टेलीफोनिक भी उनसे वार्ता करके अपना प्रिस्क्रिप्शन वहां से ले सकते हैं और अपने घर के अंदर आइसोलेट करके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये भी सरकार ने व्यवस्था की। आदेश जी, जिस तरीके से पहली लहर, दूसरी लहर और अब तीसरी लहर की चेतावनी के बीच जब एक और महामारी ने दस्तक दे दी है, ब्लैक फंगस ने, इसकी दवाओं को लेकर देखिए सरकार की तरफ से एसओपी भी जारी कर दी गई है, लेकिन देखा जा रहा है कि एसओपी का भी पालन नहीं हो पा रहा है। मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि ब्लैक फंगस जब उस चर्चा में आया था तो लगभग 10 दिन पहले हमारे डीजी हेल्थ से बात हुई थी और उन्होंने मुझे बताया था कि हमने उसके लिए ऑर्डर सेंटर में भेज दिया और वो दवाई भी प्रदेश को मिल चुकी है। और उसके अंदर एक प्रोफार्मा है जिसको पूरा करना है, क्योंकि वो गलत उसका कहीं प्रयोग ना हो, क्योंकि वो उस डॉक्टर को ही तय करना है जिसके पास पेशेंट है, उसके द्वारा एक प्रोफार्मा भरकर दून हॉस्पिटल में भेजना है, उधर हल्द्वानी हॉस्पिटल में भेजना है और वहां से वो सबको दवाई मिलेगी, उसकी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। पर्याप्त संख्या में हमारे पास दोनों मंडलों में, कुमायूं मंडल में भी, गढ़वाल मंडल में उपलब्ध है। आदेश जी, क्योंकि आप 2 बार से लगातार विधायक है रानीपुर से, एक सबसे बड़ी समस्या जो वहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि सिडकुल एरिया जो कि आभी के विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहाँ पर वहाँ बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं और वो फैक्ट्री एरिया होने की वजह से जो वहाँ पर वर्कर्स हैं उनके लिए एकमात्र ईएसआई अस्पताल जिसकी शुरुआत होनी थी 2016 में, उसकी आधारशिला रख दी जाती है, लेकिन अभी तक वो अस्पताल खुल नहीं पाया है। हाँ, उसमें मैं केंद्रीय श्रम मंत्री आदरणीय संतोष गंगवार जी से मैं भी मिला हूँ, हमारे यशस्वी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी भी मिले हैं और उसमें उन्होंने आदेशित कर दिया है, कुछ लैंड इश्यू था सिडकुल का और ईएसआई वालों का, वो लैंड इश्यू हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। उसके लिए पैसा भी केंद्र सरकार ने जारी कर दिया और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, अभी कोविड थोड़ा इसका प्रकोप कम हो जाए ताकि लेबर आने लगे और उसको हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आदेश जी, टीवी 100 को अपना कीमती समय देने के लिए।